बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा यहाँ से बेसिकली हम अपना एक रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इन रिवीजन क्लासेस के अंदर बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं हर आईएएस के, हर आईएफआरएस के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेसिकली हम ब्रश अप करेंगे। हर वीडियो बहुत ही शॉर्ट कंसाइज वीडियो होगी, लेकिन बहुत ही प्रोडक्टिव होगी इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट विद आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। बेसिकली आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का मतलब पता होना चाहिए। जब हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। बेसिकली टेंजिबल आइटम्स है जो आपने प्रोडक्शन में रखे हैं, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स। बाज ऐसी लोरीज होती हैं जो बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस से गुड्स लेती हैं और कस्टमर के प्रेमिसेस पे डिलीवर करती हैं। सर्विसेज, ऑफ कोर्स आज इस एरा में हम मौजूद हैं, बगैर टेंजिबल नॉन करंट एसेट के हम सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। रेंटल फॉर अदर्स, बेसिकली रेंटल फॉर अदर्स की सबसे अच्छी जो एग्जांपल है दैट इज होटल प्रॉपर्टीज, जिसमें बेसिकली हम सिर्फ प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं देते बल्कि उसके साथ सिग्निफिकेंट सर्विसेज भी देते हैं। तो आईएएस 16 में जब प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाती है तो विद सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज दी जाती है, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है होटल प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर हम बात करें आईएएस 40 की, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाती है तो उसके साथ सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज नहीं देते। और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस, तो जब हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बात करेंगे, वन पॉसिबिलिटी विच इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, सेकंड सप्लाई ऑफ गुड्स, थर्ड फॉर सर्विसेज, फोर्थ रेंटल फॉर अदर्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस। और लास्ट सेकंड पॉइंट है आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। आसान वर्डिंग्स में उसकी यूजफुल लाइफ बेसिकली क्या है, मोर देन 1 ईयर। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है बेसिकली बच्चों को याद होनी चाहिए। इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट तमाम आईएएस के अंदर सेम है एक्सेप्ट आईएएस 37। An item of property plan equipment should be recognized as an asset when it is probable, means more than 50% chances that asset's future economic benefit will flow to the entity. मोर देन 50% चांसेस है कि ये एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी को मिलेंगे, और कॉस्ट को आप रिलायबली क्या कर सकते हैं, मेजर। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो आईएसबी का जो रिवाइज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि 2018 में बेसिकली रिवाइज हो गया था, उससे पहले 2010 का आईएसबी फ्रेमवर्क था। जो हमारा रिवाइज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि यार जो एलिमेंट्स हैं आप उनको रिकॉग्नाइज करें इफ रिकॉग्निशन रिजल्ट्स इन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। एलिमेंट्स मींस 5 चीजें, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के मुताबिक आपने एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना है अगर उनकी रिकॉग्निशन से क्या हो, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले, अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसेट या लायबिलिटी एंड रिजल्टिंग इनकम, एक्सपेंस और इक्विटी मूवमेंट। अब ये जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है आईएएस 16 और बाकी जो आईएएस है बेसिकली उनका जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो रिवाइज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ बेसिकली कंपाइल कंसिस्टेंट नहीं है। बेसिकली जितने भी आईएएस है उनका जो रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया है एसेट का, इवन लायबिलिटीज का, वो पुराना 2010 का जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है आईएसबी का वो उससे कंसिस्टेंट है। तो बेसिकली हुआ ये कि फ्रेमवर्क तो चेंज हो गया लेकिन आईएएस के अंदर अभी तक वो आईएएस में जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वो अभी तक न्यू या रिवाइज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये डेवलप होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आईएएस और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर अगर डिफरेंट बात की जा रही हो तो फिर आईएएस को फॉलो करते हैं, वहां पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इनिशियली कॉस्ट पे आएगा। हर आईएएस की डेफिनेशन, उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इनिशियली कैसे आएगा पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को आप इनिशियली कॉस्ट पे रखते हैं। कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी जी, परचेज कॉस्ट आएगी, कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू नेसेसरी लोकेशन एंड कंडीशन में आना है, लाइक कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, समटाइम ऐसा भी होता है आपने किसी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट की, लेट्स से कोई लीगल ऑब्लिगेशन आ गई कि गवर्नमेंट ने आपसे ये कहा कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद आपको उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, एरिया को रीस्टोर करना पड़ेगा, तो फिर हमें उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट को, रीस्टोरेशन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना पड़ता है। और समटाइम जरूरी नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन, और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी होती है कि सिमिलर प्लांट में
कंपनी ने पास्ट में जब भी इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी यूजफुल लाइफ के एंड पर कंपनी ने उसको डिसमेंटल किया है। इफ दिस इज द केस तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसको आप कैपिटलाइज करेंगे। IAS 16 says that the following costs should never be capitalized। अब ये जो छोटा सा पॉइंट है ना कि इन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, ये थोड़ा याद होना चाहिए आपको, क्योंकि इनमें से एक आध बात भी उठ के आ सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ओवरहेड्स को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट, अब से जो एबनॉर्मल कॉस्ट है, कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, ये तो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है, तो उस एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल कॉस्ट की वजह से जो पैसा लग रहा है उसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। Costs incurred after the asset is physically ready for use unless these costs increase the economic benefit। सर एक दफा एसेट रेडी फॉर यूज है, उसके बाद अगर कोई पैसा लग रहा है उसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे unless these costs increase the economic। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेगा वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करते हैं। अदरवाइज एक दफा एसेट फिजिकली रेडी फॉर यूज है, उसके बाद जो पैसा लगता है हम उसको नॉर्मली एक्सपेंस आउट करते हैं अनटिल अनलेस कि सब्सिक्वेंटली अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको कैपिटलाइज करेंगे। Cost incurred in the initial operating period, the initial operating losses हो गया। Further cost incurred before machine is used at full capacity। से normally जो initial operating period है उस पे जो भी पैसा लग रहा होता है उसको हम basically expense out करते हैं। Such as आपकी जो initial operating losses हैं, कोई further cost है before machine, मतलब machine let's say 60% capacity पे काम कर रही है, उसको 75% capacity पे लेके जाना, 72% capacity पे लेके जाना, इसमें जो पैसा बेसिकली लग रहा है, या यूं ले लें आसान वर्डिंग्स में, मशीन ने जो काम करना है वो 72% भी का, मतलब उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो होगी 72%। राइट नाउ फॉर एग्जांपल वो 65% पे काम कर रहा है, अब आपको थोड़ा सा खर्चा करना है जिससे होगा ये 65 से समझे उसकी 72 पे आ जाएंगे, उसकी फुल कैपेसिटी पे आ जाएंगे। नॉर्मली ये जो फर्दर कॉस्ट लगेगी बिफोर ब्रिंगिंग दैट मशीन टू द फुल कैपेसिटी, उसको हम एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनिशियली हम वो सारा पैसा लगा चुके होते हैं जो फुल कैपेसिटी के लिए जरूरी है। अब तो बेसिकली हम स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको किसके ऊपर लेकर आ रहे हैं, फुल कैपेसिटी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अच्छा जी हम उसकी फुल कैपेसिटी पे ला रहे हैं, हम उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहे। मतलब अगर एक मशीन मैक्सिमम लेट से 70% यूज हो सकती है, राइट नाउ मैं 60 कर रहा हूँ तो मैं 60 से 70 पे आ रहा हूँ, लेकिन एक मशीन मैक्सिमम 70% ही यूज हो सकती है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। अब मैं कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल जिससे उसकी फॉर एग्जांपल कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको फिर हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन, इस सबको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन को हम एक्सपेंस आउट करते हैं। इसके बाद देखें समटाइम व्हाट हैपेंस कि आप कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट परचेज करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द फाइनल प्रोडक्शन हम कुछ सैंपल्स प्रोड्यूस करते हैं। वो जो हम सैंपल प्रोड्यूस करते हैं इट इज पॉसिबल हम उसको सेल करें। उन सैंपल्स को जो आप सेल करेंगे तो उनकी जो सेल्स है वो पीएनएल में आएगी और उनकी जो कॉस्ट है उसको भी हम एक्सपेंस आउट करेंगे, पीएनएल में आएगा। प्रीवियसली हम ये करते थे कि जो भी हमारी सैम्पलिंग की कॉस्ट होती थी उसमें से सैम्पलिंग का रेवेन्यू माइनस कर देते थे, नेट को हम कैपिटलाइज करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब सैंपल्स को आपने सेल किया तो रेवेन्यू भी पीएनएल में आएगा और उसकी जो कॉस्ट है उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे। As a result of testing recently purchased or constructed property plant and equipment, product samples might be produced that are sold. IAS 16 has been amended to require proceeds from such sales as well as associated costs to be recognized in the statement of P&L. Previously हम capitalize करते थे। Previously IAS 16 required these proceeds to be deducted from the carrying amount of the property plant equipment। Previously हम क्या करते थे, simply जो भी सेल प्रोसीड होती थी, लेट से प्रीवियसली आपकी सेल प्रोसीड थी 10,000 और आपकी कॉस्ट थी 12,000, तो 12 में से 10 माइनस करूंगा बचेगा 2 लॉजिकली कैपिटलाइज हो जाता था। मेजरमेंट की बात करें तो सब्सिक्वेंटली IAS 16 आपको दो मॉडल की चॉइसेस देता है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। इनिशियली याद रखिएगा IAS 16 कहता है आपने कॉस्ट पे रखना है एसेट को, सब्सिक्वेंटली यू हैव द ऑप्शन कॉस्ट पे जाए या रिवैल्यूएशन। अगर IASB फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ भी हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू सच एज फेयर वैल्यू मौजूद है।
लेकिन लॉजिकली आई फ्रेमवर्क भी ये कहता है कि यार बेसिकली आपको खुद कंपनी को ये डिसाइड करना है कि उनके प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल ज्यादा सूटेबल है या रीवैल्यूएशन मॉडल। इसका नॉर्मली तरीका ये होता है, अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है मार्केट में वैल्यू चेंज होने से उस पर बहुत सिग्निफिकेंटली फॉर एग्जांपल डिफरेंस आता है, तो यू शुड गो फॉर रीवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मार्केट वैल्यू के चेंज होने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, स्टे एट कॉस्ट मॉडल। वो कंपनी ने खुद डिसाइड करना है कि कॉस्ट मॉडल ज्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देगा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या रीवैल्यूएशन मॉडल। इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इसमें एक छोटी सी एग्जांपल दूं, नॉर्मली जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जो प्लांट बेसिकली प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ऑफ कोर्स उसमें कोई इंटेंशन टू सेल नहीं होती, और नॉर्मली वैल्यू की मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की चेंजेस से उनकी फेयर वैल्यू में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं। तो हम कहते हैं उन प्लांट्स को आप कॉस्ट मॉडल भी रखें। लेकिन ये जो लैंड एंड बिल्डिंग्स है बेसिकली मार्केट वैल्यू के चेंज होने से, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंज होने से इनकी वैल्यू पे बहुत फर्क पड़ता है। तो नॉर्मली हम कहते हैं आप लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखें। लेकिन ये प्योर जजमेंट है, जरूरी नहीं है कि इसकी बेसिस पे आप डिसाइड करें। डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप ये देखें ज्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी। अगर मैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे रखूं तो ज्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दे पा रहा हूँ, या रीवैल्यूएशन मॉडल पे हम ज्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। कॉस्ट मॉडल की बात करेंगे तो अंडर द कॉस्ट मॉडल प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इज हेल्ड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट। रिवैल्यूएशन की बात करेंगे, अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इज कैरीड एट फेयर वैल्यू लेस एनी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट। जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल की बात करते हैं तो रिवैल्यूएशन मॉडल में जरूरी नहीं होता कि हर साल रीवैल्यू करें, आप कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हर साल रीवैल्यू करें। Revaluation must be made with a sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the fair value of each reporting date. नॉर्मली IAS 16 में हर 3 साल बाद 5 साल बाद आप रीवैल्यू कर सकते हैं, लेकिन कोई भी और IAS जिसमें फेयर वैल्यू मॉडल होता है, फेयर वैल्यू मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी IAS में अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो हर साल उस एसेट या लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लाना लाजमी है। रीवैल्यूएशन मॉडल में हर साल रीवैल्यू करना लाजमी नहीं है। If an item is revalued, the entire class of asset to which the belongs must be revalued. Actually अगर आप किसी एक एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो उसकी पूरी क्लास को क्या करना पड़ेगा, सेम क्लास ऑफ एसेट को, सारे ही क्लास ऑफ एसेट को आपको, सेम क्लास के जितने एसेट्स हैं उन सबको आप रिवैल्यू करेंगे। इफ अ रिवैल्यूएशन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एन एसेट, द इंक्रीज कहाँ चला जाएगा, OCI में। अब जरूरी नहीं है कि जब हम एक एसेट को रिवैल्यू करूं तो वैल्यू बढ़े, वैल्यू कम भी हो सकती है। अगर पहली मर्तबा मैं किसी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की रिवैल्यूएशन मालूम कर रहा था और पहली मर्तबा में वैल्यू बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है, तो सारे का सारा डिफरेंस जो होता है वो एक इम्पेयरमेंट लॉस और P&L में आएगा। लेकिन अगर पहले से रिवैल्यूएशन मौजूद है और अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले रिवैल्यूएशन खत्म करें, फिर उससे ओवर एंड अबव जो लॉस होगा दैट विल गो टू P&L। डेप्रिसिएशन, ऑल प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट विद अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ, जिनकी एक डेफिनेट लाइफ है 5, 10, 15, 20 साल, मस्ट बी डेप्रिशिएटेड, मतलब उनकी लाइफ हमें पता हो। द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज कॉस्टलेस RV। तो जो डेफिनेट लाइफ है उसके ऊपर हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करेंगे। सर रेजिडुअल वैल्यू एक एस्टिमेटेड सेल प्रोसीड होती है कि एसेट अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे कितने में सेल होगा। Residual value is an estimate of net selling proceed received if the asset was at the end of its useful life and was disposed of today. Depreciation is charged to the statement of P&L unless it is included in the amount of another asset, carrying amount of another asset. सर डेप्रिसिएशन P&L में जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मशीन 1 को हम यूटिलाइज करते हैं ताकि हम अपना कोई और एसेट बना सकें। ऐसी सिचुएशन में उस डेप्रिसिएशन को लॉजिकली हम न्यू एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीन खरीदी टू डेवलप टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, आपने मशीन खरीदी उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उस बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन होगा उस प्लांट का जो डेप्रिसिएशन होगा उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता रहेगा, क्योंकि लॉजिकली मशीन यूटिलाइज हो रही है, कंज्यूम हो रही है टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन इज बिगन व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, ये बहुत काम का वर्ड है, और कंटिन्यूस अंटिल द एसेट इज डी-रिकॉग्नाइज्ड इवन इफ इट इज आइडल। सर आइडल, जैसे ही आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा वहां से बेसिकली डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है, और एक दफा स्टार्ट हो जाता है तो चलता ही रहता है जब तक एसेट सेल ना कर दें आप। इवन एसेट आइडल है तब भी हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं, इवन एसेट आइडल है तब भी हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिसिएशन मस्ट बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। बेसिकली आपका जो डेप्रिसिएशन का मेथड है
डेप्रिसिएशन का मतलब है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट। सिस्टमैटिक का मतलब ये होता है कि जो आपका डेप्रिसिएशन का मेथड है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम दी एसेट्स। अगर आपको एक जैसे बेनिफिट मिल रहे हैं तो गो फॉर स्ट्रेट लाइन, शुरू में ज्यादा बाद में कम बेनिफिट मिलेंगे, गो फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और अगर आप कहते हैं जी हमें तो एसेट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न ही नहीं पता, देन आप स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। और अगर एसेट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न चेंज होगा तो आप डेप्रिसिएशन का मेथड भी चेंज करेंगे, इसको चेंज इन एस्टीमेट कहेंगे, और चेंज इन एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। डेप्रिसिएशन मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू जनरेटेड बाय एन एक्टिविटी वो एक एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। अगर आप बोलें जितना मेरा रेवेन्यू है उतना ही हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे तो इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड, क्योंकि बेसिकली रेवेन्यू में बहुत सी रीजंस होती हैं रेवेन्यू के बढ़ने की या कम होने की। इन्फ्लेशन है, सेलिंग प्राइस एंड अदर फैक्टर एज वेल। तो हम ये नहीं कह सकते जितना ज्यादा रेवेन्यू उतना ज्यादा एसेट को हम डेप्रिशिएट करें, जितना कम रेवेन्यू उतना कम डेप्रिशिएट करें, तो ये एक इट विल नॉट बी एप्रोप्रिएट। डेप्रिसिएशन मेथड ये काम का पॉइंट है। डेप्रिसिएशन मेथड रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ ऑन एसेट शुड बी रिव्यूड एनुअली एंड रिवाइज इफ नेसेसरी। और ये सब चेंज इन एस्टीमेट होगा, चेंज इन एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली लगेगा। एनी एडजस्टमेंट आर अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट जो कि प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। कंपोनेंटाइजेशन, देखिए कंपोनेंटाइजेशन बेसिकली क्या है, बाज ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको लेट्स से हम कॉम्प्लेक्स एसेट कहते हैं, which is the combination of multiple components where each component is having a different useful life। तो कंपोनेंटाइजेशन ये कहते हैं अगर आपके पास एक एसेट है which is a combination of multiple component and where each component is having a different useful life, आपको एक काम करना है, हर कंपोनेंट को उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करना है। आपने उस पूरे एसेट को एक लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट नहीं करना। Some parts of an asset may require regular replacement. Seats in an aircraft, the replacement parts should be capitalized and carrying amount of the part being replaced. So, एक पार्ट को मिसाल के तौर पे एरोप्लेन की एक सीट हमने निकाल ली, उसकी जगह नई सीट आ गई, जिस सीट को मैंने निकाला है उसको मैं डी रिकॉग्नाइज करूंगा और नई सीट को उसकी जगह रिप्लेस करूंगा, उसको मैं कैपिटलाइज करूंगा। अच्छा, शुड बी डी रिकॉग्नाइज इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिप्लेस पार्ट इज, अगर आपको रिप्लेस पार्ट का कैरिंग अमाउंट नहीं पता, replaced part is not known, then the cost of the new replacement part can be used to estimate the cost of the replaced part when it was originally acquired। तो फिर आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि जिस पार्ट को मैं डी रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ यार उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा। आप यूं देख लें कि यार न्यू जो है उसका आज जो न्यू पार्ट है उसकी आज क्या वैल्यू है और यूजफुल लाइफ के एंड पे उसकी वैल्यू क्या होगी। वैसे नॉर्मली पता ही होता है, तो सिंपली होगा ये कि कंपोनेंटाइजेशन के अंदर एक कंपोनेंट को जिसकी यूजफुल लाइफ पूरी हो चुकी है उसको हम रिप्लेस करेंगे उसी के न्यू कंपोनेंट से। Some assets such as aircraft can only be operated if regular inspection or faults are carried out। इसमें काम का पॉइंट समझ लें। देखिए ये जो रेगुलर इंस्पेक्शन है इसमें दो तरह की इंस्पेक्शन होती है, यहाँ ऐसा इतना लिखा हुआ नहीं, बता देता हूँ। अगर बेटा मेजर इंस्पेक्शन है, लेट्स से आपके पास कोई एरोप्लेन है जिसको हर 2 साल के बाद आपने मेजर इंस्पेक्शन करनी है, और हर 2 इयर्स के बाद मेजर इंस्पेक्शन होगी, हर 3 साल के बाद मेजर इंस्पेक्शन होगी, तो ये जो मेजर इंस्पेक्शन है जो फॉर एग्जांपल आफ्टर एवरी 2 इयर्स या आफ्टर एवरी 3 ईयर आपको करनी होगी, ये कह लें मेजर ओवरहॉलिंग है, ये इसको आप कैपिटलाइज करेंगे और इस इंस्पेक्शन के अमाउंट को इसकी जो लाइफ होगी जो टाइम पीरियड होगा उसी पे हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन एक रूटीन इंस्पेक्शन होती है फ्लाइंग के बाद, मतलब फ्लाइंग के बाद क्या करेंगे, फ्लाइंग से पहले और लैंडिंग के बाद जो रूटीन इंस्पेक्शन होती है उसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज separately on each significant component of part of an item, property, plant and equipment, part which have the same useful life can be grouped together। अगर कंपोनेंटाइजेशन के केस में अगर 3-4 कंपोनेंट्स की यूजफुल लाइफ सेम है उन सबको आप मर्ज करके डेप्रिशिएट कर दें, लेकिन नॉर्मली हर एक की लाइफ अलग अलग होती है तो इसलिए हर कंपोनेंट को उसकी अपनी यूजफुल लाइफ पे हम डेप्रिशिएट करते हैं। डी रिकॉग्निशन, अगर एक एसेट को बेसिकली हमने सेल कर दिया तो फिर हम उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे। डी रिकॉग्निशन पे डिस्पोजल पे जो भी गेन या लॉस होता है वो पीएनएल में जाता है, लेकिन जो प्रीवियसली रिवैल्यूएशन मौजूद होता है उसको हम प्रीवियस रिवैल्यूएशन को रिटेन अर्निंग में क्लोज कर देते हैं, या फिर आप उसे विद इन अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी रहने दें, यानी कि प्रीवियस रिवैल्यूएशन को रिटेन अर्निंग में क्लोज करना लाजमी नहीं। डिस्पोजल के बाद प्रीवियस रिवैल्यूएशन को या तो आप रिटेन अर्निंग में क्लोज कर दें, ठीक है, अदरवाइज आप उसे अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में रहने दें। IAS 16 की जो डिस्क्लोजर्स है, मेजरमेंट बेसिस आप बताएं जी, आपने मेजरमेंट बेसिस बतानी है
यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएशन के रेट बताने, रिकंसिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड। बेसिकली आप रिकंसिलेशन बता दें कि ओपनिंग एसिड कितने थे और क्लोजिंग कितने। एक मैं ओपनिंग एसिड लूंगा फॉर एग्जांपल, अगर ड्यूरिंग द जितना डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर दूंगा, कोई एडिशन है उसको ऐड कर दूंगा, ड्यूरिंग द कोई रीवैल्यूएशन है उसको ऐड कर दूंगा, कोई डिस्पोजल है उसको माइनस कर दूंगा, कोई इंपेयरमेंट है उसको माइनस कर दूंगा। तो बेसिकली ओपनिंग बैलेंस से मैं क्लोजिंग पे आ जाऊंगा रिकंसिलेशन। If property plant and equipment are stated at revalued amount, information about the revaluation should also be disclosed. जो information है revaluation की, फिर उसको आपको क्या करना है जी, disclose करना है। मेजरमेंट मॉडल्स में देख लें दो चीजें, आपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखा है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे। तो बेटा ये सारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे IAS 16 के, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट के विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड इसको रिवाइज कर लें। सो थैंक यू वेरी मच जी वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।